तो भैया आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग इसको हम कह सकते हैं। तो ये जो कोर्स हमारा है दैट इज़, ये वैसे तो फर्स्ट ईयर का हमारे पास चैप्टर 4 है और ये हमारे पास, ये हम आज ई-कैट और एम-डी-कैट के हवाले से हम इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन करेंगे, देखेंगे। ई-कैट एम-डी-कैट में बस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है इस चैप्टर के हवाले से, ठीक है। केमिकल बॉन्ड, तो सबसे पहली चीज़ के केमिकल बॉन्ड कहते किसे, क्या होता है केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड आप जानते हैं एक फोर्स है, एक ऐसी फोर्स है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को साथ में बांध कर रखती है, दैट इज़ कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। द फोर्स विच होल्ड्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को साथ में जोड़ने वाली ताकत केमिकल बॉन्ड होती है। ये बहुत एक बेसिक डेफिनेशन है। और बॉन्ड बनाते क्यों हैं एटम्स? बॉन्ड बनाते हैं इस वजह से टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट या डुप्लेट, अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या हम ये भी कह सकते हैं वो अपने इनर्ट गैस या नोबल गैस या 8A गैस की कॉन्फ़िगरेशन को जैसा बनाने के लिए जो है वो बॉन्डिंग करते हैं। और जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब कोई एटम एनर्जी रिलीज़ करता है तो वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो फिर अगर कोई सवाल है कि वाई एटम मिक्स बॉन्ड तो क्यों बनाते हैं, सबसे पहली बात कि वो जो है वो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए बनाते हैं। हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करेगा, बाकी एलिमेंट्स ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट कि जब ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होता है तो मॉलिक्यूल्स स्टेबल हो जाते हैं या एटम्स स्टेबल हो जाते हैं। और कैसे स्टेबल होते हैं? बाय रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जी को रिलीज़ करके कोई भी जो है वो एलिमेंट एटम या मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बनाना चाहते हैं। इनर्ट गैस किसे कहते हैं? नॉन रिएक्टिव गैसेज, नोबल गैसेज, एलिमेंट्स और गैसेज ऑफ ग्रुप 8A। तो 8A जैसी कर लेते हैं। हाइड्रोजन चाहता है हीलियम जैसा बन जाए, सोडियम चाहता है नियॉन जैसा बन जाए, है ना भाई। इस तरह से पोटेशियम चाहता है आर्गॉन जैसा बन जाए। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके 8A ग्रुप जैसा हो जाता है। ये बेसिक बात सबको पता थी, इसमें कोई नई बात तो नहीं सीखी आपने, ये चीज़ पुरानी है, ठीक है, पता ही 9th क्लास से पढ़ने बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड एक्चुअल में हमारे पास दो टाइप्स के हमारे पास होते हैं। कुछ हमारे पास प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं, कुछ हमारे पास सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं। प्राइमरी बॉन्ड्स भी हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स भी हैं। प्राइमरी बॉन्ड्स किसे कहते हैं? ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, दीज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। जबकि सेकेंडरी बॉन्ड्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली द वीक बॉन्ड्स, वो वीक बॉन्ड्स होते हैं। प्राइमरी बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स वीक होते हैं। प्राइमरी बॉन्ड्स कब बनते हैं? व्हेन एटम अटैचेस टू अनदर एटम, जब एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो प्राइमरी बॉन्ड बनता है। और एटम एटम जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ऐसा भी हो रहा होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है। मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना सेकेंडरी बॉन्ड है, एटम का एटम के साथ जुड़ना प्राइमरी बॉन्ड है। प्राइमरी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सेकेंडरी बॉन्ड वीक है। प्राइमरी बॉन्ड को एक और नाम देते हैं, क्या? इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड हम प्राइमरी बॉन्ड को ही कहते हैं। और सेकेंडरी बॉन्ड का दूसरा नाम इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये प्राइमरी बॉन्ड्स भी होते हैं हमारे पास, सेकेंडरी बॉन्ड्स भी होते हैं। प्राइमरी बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स वीक होते हैं। अच्छा, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड को हम एक और नाम दे सकते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वेंडर वॉल फोर्सेस। इन्हीं को वेंडर वॉल फोर्सेस कहा जाता है। इन्हीं को वेंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम था वेंडर वॉल। वॉल में दीवार वाला वॉल नहीं है, WAAL वॉल है, नाम में बच्चे गलत लिखते हैं उसका। तो वेंडर वॉल फोर्सेस, एक साइंटिस्ट था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था वेंडर वॉल, उसने इन फोर्सेस के बारे में बताया था। प्राइमरी बॉन्ड्स क्या होते हैं? जब एटम्स एटम से जुड़ते हैं। एटम एटम से 3 तरह से जुड़ सकते हैं, या समझ जाओ कि 4 तरह से जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेटेलिक बॉन्डिंग यहाँ से हटाकर यहाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मेटेलिक बॉन्ड को सेकेंडरी बॉन्ड में डालते हैं, बट ये असल में एक प्राइमरी बॉन्ड ही, मेटेलिक बॉन्ड। तो प्राइमरी बॉन्ड्स के अंदर वी हैव 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। हमारे पास यहाँ पर 4 तरह के बॉन्ड हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, मेटेलिक। आयनिक बॉन्ड जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमरी बॉन्ड है। प्राइमरी बॉन्ड में भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपके पास आयनिक बॉन्ड है। और ये कैसे बनता है? बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफ़र करता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ऐसा ही है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और वो नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इसलिए मेटल्स चूँकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी रखते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रखते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा या डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करेगा? अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करेगा, या डुप्लेट भी कंप्लीट कर सकता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल NaCl जो है वो बेस्ट एग्जांपल है आपके पास आयनिक बॉन्ड की। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, Na+ आयन बनता है, क्लोरीन गेन कर लेता है, Cl- बनता है, और NaCl के अंदर आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं आयनिक बॉन्ड के, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें
तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता, बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तब जाकर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अभी मैं आप सबका सरफेस बना रहा हूँ, ठीक है, प्लेन कर रहा हूँ, ताकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको आ जाने चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, दोनों एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और यह हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। कभी भी मेटल जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, हमेशा नॉन मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे होते हैं। चूँकि मेटल्स के लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते। सोडियम दूसरे सोडियम के साथ मिलेगा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएगा, बस। मैग्नीशियम दूसरे मैग्नीशियम के साथ मिलेगा तो 4 ही इलेक्ट्रॉन हो सकेगा, बस। एल्यूमिनियम दूसरे एल्यूमिनियम के साथ मिलेगा तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हो सकेंगे, बस। लेकिन 6 से 7 या 8 टाइम ऐसा पॉसिबल है ना भाई। क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। दैट्स वाई नॉन मेटल्स ऑलवेज इन्वॉल्व कोवेलेंट बॉन्ड। तभी मेटल कभी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, वजह बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑलवेज नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, कभी भी मेटल इन्वॉल्व नहीं होता किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। दुनिया के कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड उठा लें, ठीक है। और मेटल की निशानी यम आता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये सारे तो सब आपको पता है। कोवेलेंट बॉन्ड को फिर फर्दर हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर देते हैं। 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिहाज से और पोलैरिटी के लिहाज से। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिहाज से आप सब जानते हैं 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एवरीबडी नोज इट, हर कोई जानता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल ले लें तो H2 में, Cl2 में, HCl में, इन सब में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बनाकर फिलहाल नहीं दिखा रहा, आगे शायद बनाकर दिखा भी दूँ। डबल कोवेलेंट बॉन्ड O2 में के अंदर बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इथाइन के अंदर आपको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है, हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर आपको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका तो सिंगल, डबल, ट्रिपल 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिहाज से 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, बट यहीं पर बता दे रहा हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। इन तीनों में कोवेलेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिपल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, मैं आज सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पाई बॉन्ड वीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब मैं इस ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की बात करूंगा ना, तो मैं कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने की बात करूंगा। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई सब एक साथ टूटेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा ना ये। और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई टूटेगा तो मीडियम, और उसमें सिर्फ 1 सिग्मा टूट रहा होगा, इसलिए वीकेस्ट। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम अकेले 1 पाई बॉन्ड की बात करें कि इसका अकेला पाई बॉन्ड और इसका अकेला सिग्मा बॉन्ड, अब कौन स्ट्रॉन्ग है, तो अकेला सिग्मा स्ट्रॉन्ग है अकेले पाई से। क्लियर है। ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, N2 का ट्रिपल बॉन्ड का वीक लिख के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं सर आप ही ने तो बताया था कि सर एडिशन रिएक्शन होता है, वीक बॉन्ड है, जल्दी टूट जाता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड है ना, पूरा ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी टूटता है। हम हमेशा ये बोलते हैं ना, एडिशन रिएक्शन जब होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो पाई बॉन्ड टूटता है। किसने बोला ट्रिपल बॉन्ड टूटता है? ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी टूटता है, ट्रिपल बॉन्ड तो तीनों टूटेगा उसके अंदर, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटते हैं, तभी एडिशन रिएक्शन होता है बाय द ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड। क्लियर है जी। अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी, पोल्स के लिहाज से। अब बेटा अब वैसे तो कहा जाता है आयनिक बॉन्ड के अंदर चार्जेस होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर चार्जेस नहीं होते हैं, बट ये गलत बात है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, पोलैरिटी तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि आयनिक बॉन्ड में चार्जेस होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में चार्जेस नहीं होते, तो ऐसा गलत है। हाँ, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड ज़रूर हैं जिसमें चार्जेस नहीं लगे होते हैं, बट कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे हैं जिनमें चार्जेस होते हैं। तो पोलैरिटी के लिहाज से फिर हम 2 टाइप्स निकाल देते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसी में हम लोग इसी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली द आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे मैं इसका नाम ऐसा कहता नहीं, बुक वगैरह में इस तरह लिखा होता है आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बट मैं इस तरह कभी पढ़ाता नहीं हूँ, मैं बस उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर आपने ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, आयनिक कैरेक्टर ऑफ, क्योंकि हेडिंग यही डली होती है बुक्स के अंदर। तो आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड असल में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। जब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर चार्जेस आ जाएं, पोल्स आ जाएं प्लस माइनस, तो वही तो होगा हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कब आता है? जब हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनते हैं, 2 अलग अलग एटम्स मिलकर अगर बॉन्ड बना लें, तो फिर उस सूरत में क्या होता है, चार्जेस आ जाते हैं। आपको पता है एक हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेता है, डेल्टा नेगेटिव आ जाता है, और जो जिसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा होता है उस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है। HCl के अंदर देखा ऐसा होता है भाई,
ये सब आप जानते हैं डिटेल में क्यों Cl पे माइनस पार्शली आ रहा है और H पर प्लस पार्शली आ रहा है, क्योंकि अब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई क्लोरीन इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो चली इस पर होती है। जो आपका RX होता है ये आपका अल्काइल हैलाइड होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है इस वजह से कि R पर पॉजिटिव और X पर नेगेटिव आता है, तो न्यूक्लियोफाइल आकर उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। पूरा SN1 SN2 पेपर में आया था, वही सब तो लिखा था और क्या लिखा था। ये तो बहुत बेसिक है। जैसे सेकेंड ईयर पढ़ लिया, सेकेंड ईयर पढ़ने के बाद फर्स्ट ईयर बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होता है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन वहाँ पर हम देख रहे होते हैं सेकेंड ईयर में, जब मैकेनिज्म बना रहे होते हैं अलग अलग रिएक्शंस, है ना। तो वरना फर्स्ट टाइम इतना नहीं समझ में आता है कि पता नहीं बॉन्ड क्या है क्या नहीं है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी है। दो तरह के बॉन्ड्स हो सकते हैं, एक में चार्जेस होते हैं, एक में चार्जेस नहीं होते हैं। पोलर कब बनेगा? जब अलग अलग एटम्स मिलकर बॉन्ड बनाए, और नॉन पोलर कब बनेगा? जब सेम एटम मिल जाए, H2 Cl2 O2 N2 ये सारे। बाकी इसकी डिटेल डिस्कशन आगे आएगी, ठीक है, जब मैं आपको पोलरिटी समझाऊंगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक और नाम देते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, ये डेटिव बॉन्ड भी इसको जस्ट हम कह रहे होते हैं। ये भी शेयरिंग होती है, लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती। कौन सी शेयरिंग होती है? इसके अंदर वन साइडेड शेयरिंग होती है, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग में क्या होता है? दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इसमें कोई एक ही एटम शेयर कर रहा होता है, दूसरे के पास होता ही नहीं है, तो वन साइडेड शेयरिंग होती है। और इसमें हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा होता है, जो नॉन बॉन्डेड पेयर होता है, ऐसा ही होता है। और इसको एरो से शो करते हैं, इसको सिंगल डबल ट्रिपल लाइन से शो करते हैं, इसको एरो से शो करते हैं। एरो का जो टेल होता है वो डोनर के पास होता है, एरो का जो हेड होता है वो एक्सेप्टर के पास होता है। एग्जाम्पल्स आगे करा दूंगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मेटेलिक बॉन्ड देख लो जरा, मैं क्यों वहाँ से काट के यहाँ पर लगाया मेटेलिक बॉन्ड को। मेटेलिक बॉन्ड भी असल में एक प्राइमरी बॉन्ड ही है, जिसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ दूसरे एटम के साथ मिलता है। यकीनन वो तो मिलेगा ही, चूँकि प्राइमरी बॉन्ड है। मेटल प्लस मेटल ये बॉन्ड होता है असल में। तो ये बच्चे हमेशा मुझसे पूछते हैं कि सर दो नॉन मेटल तो मिल गए, क्या दो मेटल भी साथ में मिल सकते हैं केमिकली? तो अगर दो मेटल्स मिलेंगे तो वो मेटेलिक बॉन्ड से मिलेंगे, लेकिन इसके लिए तरीका ये है। ओके, हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि दो मेटल्स जब मिलेंगे तो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। अब जब दो मेटल्स मिलेंगे तो अब ज़रूरी नहीं है कि, अच्छा ये ज़रूरी है कि वो दोनों मेटल्स एक ही एटम के होने चाहिए, अलग अलग एलिमेंट्स के नहीं होने चाहिए। ये दोनों जो मेटल्स होंगे वो सेम एलिमेंट के होंगे, क्योंकि अलग अलग कभी भी केमिकली दो मेटल्स कंबाइन नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं। हाँ, फिजिकली हो सकते हैं, अलॉय की फॉर्मेशन जब होगी तो ब्रास बनेगा, ब्रोंज बनेगा, निक्रोम बनेगा, डुरालुमिन बनेगा, स्टील बनेगा, ये सब बन सकता है। लेकिन केमिकली अगर दो मेटल्स को कंबाइन होना है तो वो दोनों सेम एलिमेंट के होंगे। मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन आप जानते हैं क्या चीज़ होती है? मेटेलिक बॉन्ड असल में एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर मेटल्स के कैटाइंस और उसके फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होती है। मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम आयरन ले लें, आयरन के बहुत सारे एटम्स एक साथ अटैच होते हैं। लोहे के एक पीस में, लोहे का कोई आपने कोई भी स्केल ले लिया, उसके अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स ऑफ आयरन आर अटैच टू ईच अदर। अब उसमें क्या होता है बच्चे कि अब आयरन है, आयरन के अगर हम क्रिस्टल लैटिस की बात करें, जैसे इस तरह से आयरन का हमारे पास जो लैटिस है, अब इसके अंदर आयरन में आप जानते हैं कि मेटल है, और मेटल के लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, वो स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते हैं। लूजली बॉन्डेड होते हैं बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल्स के वो ईजिली निकल जाते हैं, ईजिली लॉस्ट हो जाते हैं। और जब वो ईजिली लॉस्ट हो जाते हैं तो क्या होता है बच्चों के वो मेटल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो ईजिली लॉस्ट हो जाते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और वो करंट कंडक्ट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में मदद दे रहे होते हैं। तभी तो मेटल्स से ही वायर वगैरह बनाए जाते हैं सारे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के सरफेस के चारों तरफ आ जाएंगे, आज़ाद घूमेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अंदर क्या बच गया? सिर्फ पॉजिटिव आइन बच गया मेटल का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए, कैटाइंस बच गए। अब डेफिनेशन क्या याद करते हैं इसको, देखो कि मेटेलिक बॉन्ड किसे कहते हैं? द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तमाम बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही होती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन ऑफ मेटल एंड द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दो चीज़ों के बीच में, मेटल के कैटाइंस और द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो समंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन का चारों तरफ से। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होती है ये जनरेट करता है मेटेलिक बॉन्ड। और इसी मेटेलिक बॉन्ड की वजह से मेटल्स के अंदर कंडक्टिविटी आती है और मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं। जैसे आयरन वगैरह बहुत हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, स्टिफ होते हैं। क्लियर है? तो मेटेलिक बॉन्ड एक तरह से प्राइमरी बॉन्ड हुआ ना, ये तो एटम्स को एटम से जोड़ रहा है। जैसे यहाँ पर ये सारे एटम को एटम से जोड़ रहे थे,
तो मैंने आपको बताया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेटेलिक प्राइमरी बॉन्ड, 1 2 3 4 तरह के प्राइमरी बॉन्ड्स हमारे पास हैं। तो मसला यहाँ तक फिलहाल क्लियर है सारी चीज़ें। अब आ जाओ सेकेंडरी बॉन्ड में या वेंडर वॉल फोर्सेस में। अब वेंडर वॉल फोर्सेस की बात करें बच्चों, सेकेंडरी बॉन्ड की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास 3 तरह के फोर्सेस होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट से वीकेस्ट की तरफ आ रहे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास कौन सा बॉन्ड है? सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसी को एक और नाम हम कहते हैं, इसी को कहा जाता है प्रोटोनिक ब्रिज। इसी को प्रोटोनिक ब्रिज भी कहते हैं। डॉटेड लाइन से इसको शो किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड को। ये मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़ने वाली ताकत है, जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ता है। और ये हमेशा कब बनता है? जब हाइड्रोजन जुड़ता है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन से, नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से। अगर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, डायरेक्टली बॉन्ड बना ले, तो फिर हमारे पास जो सेकेंडरी बॉन्ड इस्टेब्लिश होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? किसी हर उस मॉलिक्यूल में बनेगा जिसमें हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा, FON फॉन से जुड़ा होगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से किसी एक से डायरेक्टली अटैच होगा। इनडायरेक्टली अटैचमेंट में आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी वेरिएशन आ रही होती है। मिसाल के तौर पे उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसकी सरफेस टेंशन बढ़ जाती है, उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन डाउन हो जाती है। ये सब कब होता है? कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इतनी बात एग्जैक्ट याद रखें जो बता दी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है डायपोल डायपोल फोर्सेस। डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या है? ये से वीक होते हैं। डायपोल मतलब 2 पोल। एक डायपोल क्या होता है? जो पोलर मॉलिक्यूल होता है ना बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायपोल। 2 डायपोल जब साथ में मिलकर बॉन्ड बना लें। अब देखो, एक HCl ये रहा पहला डायपोल, दूसरा HCl ये रहा दूसरा डायपोल। अब इस H और Cl के बीच में जो बॉन्डिंग होगी दिस विल बी डायपोल डायपोल फोर्सेस। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं है? इसमें हाइड्रोजन तो आ रहा है, इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद नहीं है इस मॉलिक्यूल के अंदर। स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स है बिकॉज ये भी तो डायपोल ही बन रहा है, लेकिन इस डायपोल के अंदर एक मॉलिक्यूल, एक एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कोई भी एटम से मिलकर डायपोल डायपोल फोर्स हो सकते हैं, लेकिन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होना ज़रूरी है। H2 और H2 के बीच में नहीं बन सकता ये, क्योंकि H2 डायपोल थोड़ी ना होता, उसमें तो पोल्स होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो 2 पोलर मॉलिक्यूल के बीच डायपोल डायपोल फोर्सेस यहाँ पर जनरेट होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 पोलर के बीच में जनरेट हो रहे हैं, लेकिन स्पेशल डायपोल है जिसमें एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लियर? याद रखना है इसको नहीं बोलना है, MCQs पूछते हैं इससे। लंडन फोर्सेस, लास्ट वन, जिसको हम लोग डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं, एंड इट इज़ अ वीकेस्ट फोर्स। लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स ये हमारे पास वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे कमज़ोर तरीन ताकत होती है। इसमें क्या होता है? ये हमारे पास टेम्पोररी बॉन्ड असल में एक तरह का होता है। यहाँ पर ये हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, पोलर्स के बीच में नहीं बनता। मिसाल के तौर पर जैसे एक H2 का मॉलिक्यूल है और दूसरा H2 का मॉलिक्यूल है। अब जब दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर है तो इलेक्ट्रॉन इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो दूर दूर रहती है। मतलब अगर ये दूर दूर है तो क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इसके इस तरह से जो भी फाइनल होंगे इस तरह कहीं पर भी इनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे किनारों पर। लेकिन जब ये आपस में करीब आएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इस तरह से हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को दूर करेंगे ना, ठीक है, और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरे से करीब आ जाएगा। तो जब तक ये करीब है तब तक ये बॉन्ड इस्टेब्लिश होगा, और जैसे दूर होंगे तो ये बॉन्ड दोबारा टूट जाएगा। तो डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स, एक साइंटिस्ट है फ्रिट्स लंडन, उन्होंने बताया था, और ये फिर से बता दे रहा हूँ। और ये वीकेस्ट हमारे पास जो है वो सेकेंडरी बॉन्ड है, वीकेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड है, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वीकेस्ट वेंट्रापॉल फोर्स है। इसको चलो यहाँ पर मैं बताता हूँ, वहाँ नहीं बता रहा, ठीक है। यहाँ देख लो कि इधर पर एक हमारे पास मिसाल के तौर पे जैसे कि कोई एलिमेंट मौजूद है, जैसे कि हमारे पास नियॉन मौजूद है, Ni 8A ग्रुप के देख लें, उसमें पोल्स नहीं होते, या 8A ग्रुप में भी बल्कि नहीं, सॉरी Cl2 देख लेते हैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही जितने भी बना दे रहे हैं अभी फ़िलहाल, ये चार्ज डेंसिटी शो कर रहे हैं। और ये रहा दूसरा क्लोरीन, ये उसकी चार्ज डेंसिटी शो हो रही है। अभी आपस में दूर दूर हैं, ठीक है, दे आर क्लोज, दे आर मतलब फार अपार्ट, दूर दूर हैं। जब ये आपस में करीब करीब आएंगे, जब ये आपस में करीब करीब आते हैं तो करीब करीब आने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, अब ये आपस में दूसरे को रिपल करते हैं, तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एक तरफ हो जाती है और पॉजिटिव चार्ज राइट साइड पे आ जाते हैं, और इस तरह इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स
लेफ्ट साइड पर हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज राइट साइड पे आता है। तो यहाँ देख सकते हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव बीच में दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बन गई है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनी है, दिस इज कॉल्ड लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, ये लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स है और ये वीकेस्ट फोर्स है। क्यों? चूँकि इसमें टेम्पोररी है, जब तक आपस में मॉलिक्यूल करीब है तब तक तो ये बॉन्ड बना हुआ है। जैसे मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे आपस, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन आपके पास जब स्ट्रॉन्गेस्ट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके बाद जो मीडियम जिसका फोर्स है वो डायपोल है जो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में बनेगा, और सबसे वीकेस्ट जो है वो आपका लंडन फोर्स है, डिस्पर्जन फोर्स है, जो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बन सकता है, जैसे H2Cl2 N2O2 इन सबसे बनेगा। क्लियर है? बस ये डायग्राम वगैरह नहीं बनानी होती है पेपर में कुछ भी, जैसे आपको MCQs के ऑप्शन देने। आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो दैट इज़ के आयनिक बॉन्ड है। अब आयनिक बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, चूँकि अब बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। आयनिक बॉन्ड ने डिस्कवर किया था W. कोसेल साइंटिस्ट ने, उसका नाम था W. कोसेल, जिसने इसको डिस्कवर किया। और कैसे बनता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है नॉन मेटल को, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, बनता है कैटाइन, और जिसको ट्रांसफ़र करता है वो बनता है एनाइन, नेगेटिव चार्ज गेट कर लेते हैं। ऐसा ही है। और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एलिमेंट का मस्ट बी ग्रेटर देन 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा हमारे पास, कौन सी बॉन्डिंग हो पाएगी? आयनिक बॉन्डिंग हो पाएगी। मतलब दो एलिमेंट जो साथ में मिल रहे हैं, जैसे NaCl है, उनके बीच की डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे क्लोरीन की 3.0 होती है और सोडियम की जो है वो 0.9 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस ले लोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो 3 - 0.9 ये आ जाएगा 2.1। तो 2.1 इज़ द ग्रेटर वैल्यू दैन 1.7। तो जब दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और उनके डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा आ रहा है, तो इट इज़ डेफिनेट, इट इज़ श्योर, इट इज़ सर्टेन कि उनका जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। क्लियर है? सिंपल बात थी। मतलब जो मैं चीज़ मैंने अभी बताई है आपको, सेंट्रल आइडिया, उसकी समरी, वो उसकी एक्सप्लेनेशन अब मैं आपको दूंगा। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? क्लियर है? NaCl की जब फॉर्मेशन होती है तो बस इसमें आप एनर्जी चेंजेस याद रख लें कि पहले तो इलेक्ट्रॉन सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जब लॉस करेगा तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन चूँकि आयनाइजेशन पोटेंशियल देनी पड़ेगी, तब जाकर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा सोडियम। तो उसकी वैल्यू होती है 495 किलो पर मोल पॉजिटिव में, चूँकि एंडोथर्मिक है। और वही इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो जाएगा कहाँ पर? किस में जाएगा? किस एटम में जाएगा? क्लोरीन में जाएगा ना। और क्लोरीन में जाएगा तो इससे एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज़ होगी और वो कितनी होगी? -348 किलो पर मोल। तो जब कैटाइन बनेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनाइन बनेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। और फिर जब Na+ और Cl- कैटाइन बन गया, एनाइन बन गया, जब दोनों बन जाएंगे तो क्या होगा? आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। और इसी कैटाइन और एनाइन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हमारे पास कहलाता है आयनिक बॉन्ड। इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। NaCl के बीच आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। और जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है, और ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। -788 किलो पर मोल हीट एनर्जी से रिलीज़ हो जाती है। तो याद रखो, मैंने अभी बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि जब भी एनर्जी रिलीज़ होती है तो स्टेबिलिटी गेन होती है। एनर्जी रिलीज़ होने पर स्टेबिलिटी गेन हो रही होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन होगी। और इसमें आयनिक बॉन्ड के केस में एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज़ हो रही होती है, -788 किलो पर मोल, जैसा NaCl में। दैट्स वाई आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। उसका जो NaCl जो बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, जो इतने आराम से रिएक्शन नहीं करेगा चीज़ों के साथ। तो NaCl सोडियम क्लोराइड में -788 किलो पर मोल हीट एनर्जी निकलती है। और ये हमारे पास जो एनर्जी निकलती है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की क्या डेफिनेशन होती है? कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उस वक्त निकलती है जब 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इज फॉर्म फ्रॉम इट्स आइंस या गैसियस आइंस। 1 मोल क्रिस्टल की फॉर्मेशन के वक्त जितनी एनर्जी निकल रही होती है, और क्रिस्टल आपको पता है आयनिक बॉन्ड बनते हुए ही क्रिस्टल बनता है, तो 1 मोल क्रिस्टल बनते हैं वो जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उसको लोग बोलते हैं, कौन सी एनर्जी बोलते हैं? उसको लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। यूनिट इसकी किलो पर मोल में होगी। और NaCl के लिए रट्टा लगा लो, -788 किलो पर मोल होगी। बस बात समझ में आ रही है? लैटिस एनर्जी क्या कहलाता है? जब आयनिक बॉन्ड में क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है तो हीट रिलीज़ होती है। उस अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज़ हो रही है उसका लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। यूनिट किलो पर मोल, CGS में लिख लो तो किलो कैलोरी पर मोल भी हो सकती है।
बट सीजीएस में याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एमकेएस में याद कर लें। क्लियर है? तो मसला इस वाले स्लाइड में क्लियर है, ईजी है। तो एक दो बातें नहीं पता लगी होंगी आपको शायद, तो वो है, या क्या पता किसी को एक भी नहीं बात समझ में नहीं आई हो, तो ये सब तो पता ही था सर, तो भी कोई मसला नहीं। लेकिन कुछ बच्चों को भी समझ में आकर एक दो को नई बात समझ में आ रही है, नई चीज़ सीखने को मिले, तो दैट विल भी, तो मैं उसको यकीनन बताऊँगा, सबको बताऊँगा। ठीक है, स्पीड इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये बात पता है, तो बजाय इसके कि बोर हो जाए मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और लैटिस एनर्जी पे भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई, सॉल्ट को जहर में रखें, सारी प्रॉपर्टी लिख लें। प्रॉपर्टीज, हार्ड एंड ब्रिटल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। हार्ड मतलब सख्त होता है, ब्रिटल मतलब आप जानते हैं ब्रिटल किसे कहते हैं। हार्ड दो तरह की चीज़ें हैं, हार्ड एंड ब्रिटल और हार्ड एंड मैलिएबल। हार्ड एंड ब्रिटल क्या चीज़ होगी, जिसको हैमरिंग करें तो वो टूट जाए, और मैलिएबल को हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। आयरन क्या है, हार्ड एंड मैलिएबल, और NaCl हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, और डक्टाइल किसे कहते हैं, वायर्स में, विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसके तार बनाए जा सकें। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी यकीनन, जैसे आप देख सकते हैं कि NaCl की 801 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, 800 या 801 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और डाउन सेल के अंदर हम उसके अंदर क्या डालते थे, कैल्शियम क्लोराइड डाल के 600 तक डाउन करते थे उसकी मेल्टिंग पॉइंट को, आया भी था पेपर में। पानी में सॉल्युबल होते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इनके एक्वस सोल्यूशन में से करंट पास हो सकता है। कुछ पूछना है? बेसिक, बहुत बेसिक बात है। ठीक है, अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड में अब आ जाए बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर हो, तो कोई सवाल है तो यकीनन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपके पास अगर कोई हो तो। इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम आप जानते हैं, G.N. लेविस, या सिर्फ लेविस कह सकते हैं, बहुत सारे और काम है लेविस के। लेविस एक साइंटिस्ट है जिसने कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कवर किया, और ये बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और उसमें हमारे पास सिंगल, कोवेलेंट, डबल और ट्रिपल, 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं अगर हम नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिहाज से बात करें। ऐसे ही होता है, सिंगल लाइन से शो होता है, डबल लाइन से शो होता है, ट्रिपल लाइन से शो करता है। ये सब तो 9 में पढ़ते हैं, बहुत बेसिक बात है। वीकर देन आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड से वीक है ना, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, कोवेलेंट बॉन्ड वीक है। अब कोवेलेंट में भी पोलर और नॉन पोलर दो होते हैं, पोलर स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन पोलर वीक होता है। तो जिसमें आयनिक कैरेक्टर आएगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो जिसको मैं बता रहा था पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी जिसको मैं कहता हूँ, तो क्या डिफरेंस होता है नॉन पोलर और पोलर के बीच में। नॉन पोलर जिसमें कोई चार्ज ना आए, मिसाल के तौर पे Cl और Cl लिख दिया, उस पर कोई चार्ज नहीं आया। क्यों चार्ज नहीं आया? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो दोनों क्लोरीन सेम ताकत के साथ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ना यहाँ जा रहा है ना वहाँ जा रहा है, बीच में रह रहा है, तो ना इधर चार्ज आ रहा है ना उधर चार्ज आ रहा है। चार्ज इलेक्ट्रॉन लॉस से गेन होने से ही आता है, ऐसा ही है। HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, तो हाइड्रोजन 2.1, Cl 3.0। नाउ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो व्हाट क्लोरीन डू, इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, नेगेटिव पार्शियली आ जाएगा और पॉजिटिव पार्शियली आ जाएगा। पार्शियल माइनस और प्लस चार्ज लगा रहे थे उसके अंदर, पार्शियल, डायरेक्ट प्लस माइनस सिर्फ आपका आयनिक बॉन्ड में लगता है, इसे पार्शियल लगता है, प्लस के साथ पार्शियल, माइनस के साथ पार्शियल, ये सिंबल होता है इस तरह का इसमें। अच्छा बच्चों, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से हमें एक बात साबित हुई कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम कैसी होगी, इक्वल टू 0 होगी, 3 - 3 0, और इनके डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, बट लेस देन 1.7 होगी। चूँकि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.7 से भी बढ़ जाएगा तो सूरत में आयनिक बॉन्ड बनेगा। बड़ी सिंपल बात। अच्छा, ये सिर्फ डाई एटॉमिक के लिए बता रहा हूँ, डाई एटॉमिक। पोलो एटॉमिक का बताऊंगा डायपोल मूवमेंट जब आएगा भी टॉपिक, तो फिर पोलो एटॉमिक का बताऊंगा कैसे होगा। ये दो एटम का बता रहा हूँ, ये तो हर बच्चा समझ। 3 एटम में मसला आता है, वाटर पोलर होगा कि नहीं, तो उस पर थोड़ा सा मसला आता है। वाटर कैसे पोलर है, वो तो हेटेरोडायटॉमिक है, मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नॉन पोलर है, वो तो हेटेरोडायटॉमिक है।
हेट्रो मतलब कार्बन अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग एटम है, फिर भी नॉन पोलर है। तो वो आगे की डिस्कशन है, अभी थोड़ा सा आपके जहन में होगा वो सवाल यकीनन, तो अभी फिलहाल बचा के रखें उसको। ये हमेशा होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में होगा, एक जैसे सेम एटम जब मिलकर दो एटम बनाएंगे बॉन्ड, और वो हमेशा हेट्रोडायटोमिक। अब ऐसा नहीं कि पॉलीएटॉमिक के अंदर इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता, पोली में होता है, वो बताऊंगा मैं आपको। इट डजंट कंटेन पोल, इसमें पोल नहीं होता, उसमें क्या होता है, पोल होता है, इट कंटेन्स पोल। पोल मतलब चार्जेस प्लस माइनस। और इसमें एक पॉइंट पोलर में एक बात एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ती है कि ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर विल बी द आयनिक कैरेक्टर एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर आएगा। मिसाल के तौर पे वहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, HF HCl HBr HI। अब इन चारों में से चारों कोवेलेंट है ना, कोवेलेंट नॉन मेटल है सारे। क्या चारों के चारों सिंगल कोवेलेंट भी हैं? ऐसा भी है। चारों के चारों नॉन पोलर भी हैं? नॉन पोलर है नहीं भाई, भैया सर क्यों बोले, पोलर है, पोलर है चारों के चारों। प्लस आ जाएगा इन सब में, इन सब में माइनस। तो क्या ये सब बराबर के स्ट्रॉन्ग होंगे? तो ऐसा नहीं है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में आएगा? HF में आएगा। HF का स्ट्रॉन्गेस्ट। और लीस्ट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HI में, इसलिए HI का वीकेस्ट बॉन्ड है। चारों में से हाईली रिएक्टिव कौन सा होगा सबसे ज़्यादा? HI, बिकॉज इसका बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी का। HF का बॉन्ड आराम से टूट नहीं सकता, और इसलिए एसिडिक नेचर भी ज़्यादा HI का है HF से। ठीक है, ये पढ़ा है ना, ये सब क्लियर है यहाँ तक बात? तो मसला पोलर नॉन पोलर में, इसी पोलर को हम लोग बोलते हैं आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। PMC सिलेबस के अंदर भी ये लगा हुआ है कि डिस्क्राइब द आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब उसमें परेशान नहीं होना सर, वो टॉपिक तो आपने करा ही नहीं, तो ऊपर लिखा हुआ है वो मैंने। ऐसा पोलर नॉन पोलर से ज़्यादा अच्छा सेंस बन जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आयनिक कैरेक्टर के क्या पढ़ाऊँगा, नॉन पोलर का सेंस नहीं बन रहा होता अच्छा, तो वो इसलिए मैं कभी पढ़ाता नहीं उस नाम से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी पूछना है तो आज जस्ट थ्योरी करानी, MCQs की क्लास आज होगी भी नहीं, जस्ट थ्योरी कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में जो है वो MCQs हम करेंगे चैप्टर 4 के, फिर वो रेड स्पॉट क्या है लेवल, क्या हो लेवल, सब सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आपको पता है मैं रेड स्पॉट उठा रहा हूँ तो कितने गोली कॉन्सेप्ट निकल रहे होते हैं उसके अंदर, कितने फास्ट कॉन्सेप्ट जा रहे हो, धड़ 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 बता रहा होता मैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आप परेशान सर क्या हो गया सर, थोड़ा रुक जाए, क्योंकि ये बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ ना, खड़े होकर किस लिए बता रहा हूँ, आप जहन में रखो उसको। अब आप बेसिक्स में आपने दिमाग लगाया नहीं है और रेड स्पॉट सॉल्व करा रहे हो, फिर आप बोल रहे हैं सर आप तो बहुत फुल फ्लाइट जा रहे हैं, तो ये तो मसला तो यही है ना। आप बेसिक तो समझो, मैं तो ये तक बता रहा हूँ, ये Cl है, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जब रेड स्पॉट करते तो ये सब थोड़ी ना बताते हैं उस वक्त, वहाँ तो अंडरस्टूड हुआ होता है ये सब, के बच्चों को तो आता ही होगा ये सब, ऐसे ही है ना। तो फिर अब थोड़ा सा ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के लेक्चर में लाजमी कंसंट्रेट किया करें। थोड़ा बोरिंग लगता है क्योंकि आपके इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही होती है, आपके MCQs में फिर भी हो जाती है इन्वॉल्वमेंट, बट ये ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है चैप्टर 4 केमिकल बॉन्ड जो आपका है उसमें देयर आर नो न्यूमेरिकल्स, और मेरे यहाँ क्या पंजाब बोर्ड और फेडरल में भी न्यूमेरिकल नहीं है उसमें, ये तो है ही थ्योरेटिकल टॉपिक, तो बस में समझना ही है। फिर आगे जाकर इन्फॉर्मेशन बेस्ड MCQs आएंगे, उसमें आंसर लगाना है। सबसे आसान MCQs आते हैं चैप्टर 4 के, क्योंकि इसमें कोई रट्टा ही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये जिसको हम लोग बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन होती है, मदद कर रहा होता है इससे एक एटम दूसरे एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने में, और हमेशा लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है। इसको किससे शो करते हैं? एक एरो से शो करते हैं, एरो से इसको शो करते हैं। एरो का जो टेल होता है वो डोनर के पास, हेड एक्सेप्टर के पास होता है। ये बात पहले भी बता चुका, अभी मैं आपको शुरू के स्लाइड में अलग से भी स्लाइड डाल के यहाँ पर मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा। अच्छा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास हो सकती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। आपसे पेपर में बनाने के लिए स्ट्रक्चर कोई भी नहीं दिया जाएगा चूँकि MCQs आएंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है। अमोनिया माइन के अंदर मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल NH4+ के अंदर होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है? अमोनिया का रिएक्शन जब किसके साथ करते हैं? H+ के साथ मिलता है, तो अमोनिया इसी तरह से होता है। यही है अमोनिया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख गया आपको, दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर को नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता, जो बच जाता है एट द वेरी एंड। लोन पेयर H+ के साथ बोले, इस वक्त H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 है, क्योंकि H पे एक ही होता है, एक भी निकल गया तो 0।
अगर ये H प्लस को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो उसके साथ ये म्यूचुअल शेयरिंग तो कर नहीं सकता। म्यूचुअल शेयरिंग करने के लिए दोनों एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। यहाँ एक के पास नहीं है, तो होगा क्या? यस, ये जो नाइट्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को उसको डोनेट कर देगा, दे नहीं देगा, डोनेट कर देगा, वन साइडेड शेयरिंग कर लेगा। दे नहीं देगा भाई, एरो का मतलब ये नहीं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अगर इसको दे देगा तो उसका तो ऑक्टेट ही खत्म हो जाएगा, सेस्टेट हो जाएगा इसका। सेस्टेट बोलता है ना, 6 इलेक्ट्रॉन जब आ जाए तो उसको बोलता है सेस्टेट। जैसे BF3 वगैरह में बोलता है ना सेस्टेट कंप्लीट है उसका। AlCl3 में सेस्टेट कंप्लीट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। जब 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो तो सेस्टेट, 2 कंप्लीट है तो ऑक्टेट, 8 कंप्लीट है तो ऑक्टेट, और तो डुप्लेट होता है, फिर 6 पे सेस्टेट होता है और 8 पे ऑक्टेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका ऑक्टेव रहेगा ही नहीं, ऑक्टेट खत्म होकर सेस्टेट बन जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, ये हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो ये बॉन्डिंग बन जाएगी इस तरह से N और H के बीच में, और एरो से शो कर देंगे। टेल आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास है और हेड हाइड्रोजन के पास है। समझ में आया सबको कैसे बना? बहुत सिंपल, 100% क्लियर हो रहा है। सिर्फ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं होती अमोनियम आयन के अंदर, 3 कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है। बिकॉज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेला नहीं रह सकता कभी। किसी भी मॉलिक्यूल में अकेला कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जिंदगी में कभी देखा है? हमेशा कोवैलेंट के साथ बन रहा होता है, कहीं ना कहीं कोवैलेंट बन रहा होता है, फिर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बनता है, बच जाता है इलेक्ट्रॉन। चूंकि अगर आप कोवैलेंट बनाएंगे नहीं तो लोन पेयर आएगा ही नहीं। लोन पेयर आते ही तभी जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर अकेला ऑक्सीजन पड़ा हुआ ये रहा, एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है एक भी? बिकॉज ये ऑक्सीजन के अपने 6 इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर तब होता है जब कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद नॉन बॉन्डिंग पेयर्स बच जाते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है। बात समझ में आ रही? तो अकेला ये ऐसा नहीं कि ये लोन पेयर शेयर कर देगा, लोन पेयर है ही नहीं उसके बाद तो शेयर कैसे करेगा? ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना? आगे बढ़े, अमोनियम आयन हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। POCl3 में कब होती है? जब PCl3 O के साथ मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस तरह से होता है कि फॉस्फोरस है, उसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और 3 कोलिन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। कोलिन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया PCl3, और PCl3 के साथ यहाँ पर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन अगर यहाँ पर कोई आएगा जिसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वन साइडेड शेयरिंग कर सकता है उसको। तो POCl3 के बीच में हमारे पास जो है उस तरह से 3 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर भी आपको दिख रही है, और यहाँ पर जो है वो दिख रहा है आपको क्या चीज़? ये आपको एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, सही है, क्लियर है? POCl3 में भी दिखता है। नाइट्रोमीथेन के अंदर दिखता है CH3NO2। नाइट्रोमीथेन में किस तरह दिखेगा? CH3 पहले आप बना लेंगे, ये CH3 हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन 2। नाइट्रोजन क्लास में 5 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ आ गया, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। इसके साथ डबल अगर इसने कर लिया तो 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसके साथ ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग कर लेगा। तो नाइट्रोमीथेन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से बॉन्डिंग हो रही है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है नाइट्रोमीथेन में, CH3NO2 में। इस तरह से शायद हाइड्रोनियम आयन भी हमारे पास होगा एक। हाइड्रोनियम आयन के अंदर भी होती है, सब आप जानते हैं। वाटर के साथ H+ आ जाए तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो वाटर आप जानते हैं इस तरह से होता है बच्चे, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ समझो। ये होता है वाटर, और H+ अगर आ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से इसको दे देगा ये, और वाटर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, एक से ज़्यादा नहीं दे सकता। बिकॉज ये हमारे पास तभी हमारे पास वाटर एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, सेकेंड चैप्टर 5 है ना। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, बिकॉज इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, या किसी को भी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर वाटर भी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देता। दैट्स वाई बाईडेंटेट नहीं होता, मोनोडेंटेट होता है, सेकेंडरी चैप्टर 5 डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन बन गया H3O+, एसिडिफाइड वाटर भी जिसको हम कहते हैं, पानी में एसिड डालने से ये बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। नाइट्रिक एसिड वगैरह केमिकल प्रॉपर्टी में बनता था ना ये। अच्छा बच्चों, इसके बाद लास्ट आई थिंक एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा, सॉरी अमोनियम क्लोराइड होगा।
नहीं है। अच्छा, एक अमोनियम क्लोराइड एक और कंपाउंड है, इसको मैं मिटा दूँ? पता है ना किस तरह बनाना, नहीं है स्ट्रक्चर पेपर में, आपको बस दिखा रहा हूँ कि किस किस में आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग दिख सकती है और कैसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है। तो NH4Cl हमारे पास होता है अमोनियम क्लोराइड। इसके बारे में क्या स्पेशल बात है, जल्दी बताएं जल्दी। ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जैसे इफ़ा हबीब इज राइट, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म। इसमें तीनों तरह के बॉन्ड इसके अंदर मौजूद होते हैं, आयनिक भी, कोवेलेंट भी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। NH4Cl बनता कैसे है? जब अमोनिया का रिएक्शन HCl के साथ होता है, अमोनिया और HCl साथ में रिएक्शन करेंगे, NH4Cl बनेगा। कैसे? अमोनिया होता है हमारे पास दिस वन अमोनिया और HCl दिस वन, ठीक है। यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन पे यहाँ से ले लेगा, नाइट्रोजन इसको दे देगा, तो यहाँ पर NH4+ बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, और ये Cl-। ये हमारे पास हो गया कैटाइन, ये हमारे पास हो गया एनाइन। कैटाइन एनाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जुड़ेंगे, NH4Cl बन जाएगा, दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर पर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है और साथ में आयनिक बॉन्ड भी है। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड वो कंपाउंड है जिसमें ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तीनों तरह के बॉन्ड मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी आपके पास बॉन्ड आ सकते हैं जिसके अंदर तीनों तरह के बॉन्ड होंगे। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स ऐसे होते हैं, याद है ना, सेकंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड BaLiAlH4 LiBH4। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड को भी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड इस वजह से कहते हैं बिकॉज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। सेकेंडरी चैप्टर 2 हाइड्रोजन हाइड्राइड्स का टॉपिक है ये, याद है सबको? एकदम रट्टा होना चाहिए, गोली बिल्कुल। मुझसे आप पूछो किसी भी लाइन से, कहीं से भी बता दूंगा, पढ़ के बता दूंगा, यहाँ से ये लिखा हुआ किताब में। ज़रूरी है ना, आपको भी लाइन बाय लाइन पूरी चीज़ें याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअली याद होना चाहिए। रट्टा नहीं लगा हुआ है मुझे कॉन्सेप्ट बना हुआ उसका। रट्टा तो बहुत मुश्किल है ना, मैं भी याद, कोई भी याद नहीं कर सकता। याद करना ज़रूरी नहीं है, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, वो काम आएगा, ठीक है। एप्टीट्यूड रट के नहीं होता है ना। तो ये क्या कहते हैं कि याद रखो कि NAD के अंदर सिर्फ रेंचो जाते हैं, चतुर नहीं जाता, इसको याद रखना है। जिसने देखा है 3 इडियट्स उसको पता है, जिसने भी देखा है। नहीं होता किसी भी चतुर का, हमेशा रेंचो का होता है। वो गलत दिखाते हैं, झूठ दिखाते हैं मूवीज़ के अंदर। ऐसा नहीं होता रट के चले जाए और इंजीनियर बन के निकल जाए, नहीं, कॉन्सेप्ट होना लाजमी है। टेस्ट ही क्लियर नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ोगे? रट के आप टेस्ट क्लियर कर ही नहीं सकते, एडमिशन ही नहीं होगा, तो उसका कैसे हो गया था रट के? क्लियर है भाई? अच्छा, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स तो हो गए थे सारे। देखो एक चीज़ हमारे पास होती है डायपोल मोमेंट। अच्छा, यार मैं PMC सिलेबस फॉलो फिलहाल नहीं कर रहा, मैं सारे करा रहा हूँ। PMC में शॉर्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें निकली हुई हैं, बट वो NAD वालों के लिए फिर मसला जाता है। तो NAD वालों को सारे इंटर करना है। देखो अगर सारे इंटर कर लोगे तो PMC तो वैसे ही फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये टॉपिक डायपोल मोमेंट का नहीं है PMC में, बट NAD में आएगा, ठीक है। बेसिक है, 2 मिनट लगेंगे, समझ में आ जाएगा। डायपोल मोमेंट म्यू से शो होता है। डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं? द टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू गेट ओरिएंटेड इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, या द टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू गेट ओरिएंटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ज़रा समझना है, ये बड़ी मुश्किल डेफिनेशन होती है इसकी, समझ में नहीं आती। द टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू गेट ओरिएंटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। उर्दू में अगर बोलें तो किसी मॉलिक्यूल की वो सलाहियत जिसके ज़रिए वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओरिएंट हो रहा है। ओरिएंट होने से मुराद वो अपनी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, उसके अंदर अपना अफेक्ट शो कर रहा है, वो कहलाता है डायपोल मोमेंट। ज़रा समझना है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सिर्फ वही सब्सटेंसेस अफेक्ट शो करते हैं जो खुद पोलर होते हैं, जिनमें पोल्स होते हैं, जिनमें चार्जेस होते हैं, जो मैग्नेटिक इफेक्ट रखते हैं। मेरी बात समझना है, मतलब अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल तुम उठाकर लेकर जाओगे, तुम किसी मैग्नेट के पास, तो वो अपनी कोई ओरिएंटेशन शो नहीं करेगा, उसमें चार्जेस ही नहीं है, प्लस माइनस ही नहीं, पोल्स नहीं है, तो साउथ नॉर्थ कुछ भी नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर आप कोई पोलर मॉलिक्यूल लेकर जाओगे, पोलर मॉलिक्यूल से हमारा HCl लेकर चले गए, अब वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओरिएंटेशन होगी, मूव कर सकता है वो, या उसके अंदर अपनी डिफ्लेक्शन शो कर सकता है, क्योंकि उसमें प्लस माइनस है HCl के अंदर, नॉर्थ साउथ ये सब है। तो इसका मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायपोल मोमेंट सिर्फ उन्हीं का होगा, क्योंकि उन्हीं के पास टेंडेंसी होती है मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंट होने की। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होगा, जीरो डायपोल मोमेंट होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। रट्टा आया हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो क्यों है? चूंकि वो नॉन पोलर है। अच्छा, तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब के अंदर एक डायपोल मोमेंट होता है। क्या
उसी से लिंक करता है ये टॉपिक। उसमें हम एटम्स की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, जो कंबाइंड स्टेट में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वो तो चैप्टर 5 में पढ़ेंगे ना, सेकेंडरी में, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अच्छा जी, तो समझना है आप ज़रा, म्यू से उसको हम शो करते हैं। बट अब हर मॉलिक्यूल है, HCl, HBr, HI, HF, सब बराबर के बराबर थोड़ी ना ओरिएंट करते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड में। कोई कम ओरिएंट करते हैं, कोई ज़्यादा करते हैं। पोलर के अंदर भी ऐसे ही होता है। उसी की कैलकुलेशन कहलाती है डायपोल मोमेंट। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। सिंपल लफ्ज़ों में, आसान भाषा में, पोलैरिटी की मेजरमेंट किसी मॉलिक्यूल में वही डायपोल मोमेंट है। बट लिखना नहीं है पेपर में, क्योंकि बुक में कहीं ऐसा नहीं लिखा होता। बट सिंपल मैं होता तो मैं ये डेफिनेशन डालता, मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। सिंपल फंडा कराची के समझ में आ जाएगा, ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आसान हो सकती थी बट की नहीं जाती हैं। ठीक है, वो पता क्या चलेगा इंटर के स्टूडेंट, और मुश्किल वर्ड तो याद रखें। तो इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, इसको म्यू से शो किया जाता है। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं? दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इनके चार्जेस की वैल्यू E है और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो D है। तो अगर हमें डायपोल मोमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों के कलेक्टिव चार्ज को, दोनों के चार्ज को ऐड करते हैं पहले, फिर उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है डायपोल मोमेंट। शॉर्टकट फॉर्मूला लिखें तो म्यू इज इक्वल टू चार्ज हो गया E, स्मॉल e, और डिस्टेंस हो गया D, E इंटू डी। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल कोई भी नहीं आएगा भाई, सिर्फ इसलिए याद रखेंगे, इससे हमें यूनिट निकालना है। न्यूमेरिकल कोई भी नहीं है, चैप्टर 4 में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। E इंटू डी यूनिट अगर हम निकालें तो इसकी यूनिट, अगर हम ऐसा सिस्टम में निकालें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो कूलम मीटर निकल सकता है। और इसी की, अच्छा कूलम मीटर कह लो कि इससे ज़्यादा इसकी जो कॉमन यूनिट है ना, कूलम मीटर हम इस्तेमाल नहीं करते इतना। हम जो इस्तेमाल ज़्यादा यूनिट करते हैं, जो कॉमन यूनिट है ना डायपोल मोमेंट के बच्चों, वो क्या है? याद रखिएगा, डिबाई। डिबाई इसकी कॉमन यूनिट है। साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था पीटर डिबाई, उनके नाम पर इस यूनिट को रखा गया था डिबाई, और नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इनको केमिस्ट्री का इसी डायपोल मोमेंट की डिस्कवरी पर। तो पीटर डिबाई के नाम पर ये डिबाई आता है। और कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है सबको, एक डिबाई कितने किलोमीटर के बराबर है? 3.335 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर के बराबर होता है एक डिबाई। फिर से बता दे रहा हूँ डायपोल मोमेंट के बारे में। डायपोल मोमेंट क्या करता है? मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी की मेजरमेंट बताता है। फॉर्मूला क्या है? म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू E इंटू डी। ऐसा सिस्टम पे यूनिट क्या निकल गई? कूलम मीटर। कॉमन यूनिट क्या है? डिबाई, पीटर डिबाई के नाम पर। और एक डिबाई में 3.335 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आगे डायपोल मोमेंट समझ में आया? अब आगे कुछ मॉलिक्यूल्स के डायपोल मोमेंट के MCQs आते हैं, वो भी दिखा दे रहा हूँ। डायपोल मोमेंट 0 कब होता है और 0 से ज़्यादा कब होता है? नॉन पोलर के लिए 0 होगा और पोलर के लिए ग्रेटर देन 0 होगा। कितना होगा ये आपको बताना नहीं है, याद नहीं करनी है ना, पूछा कभी डायपोल मोमेंट, तो आपको डायपोल मोमेंट बताना नहीं है कि कितनी होगी, बस ग्रेटर देन 0 होती है तो 0 होती है। ठीक है, पीछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब मॉलिक्यूल्स का देखते हैं, आप बताना 0 हो कि ग्रेटर देन 0 है, सही है ना? H2 क्या होगा जल्दी बताओ? Cl2 बताओ, Br2 बताओ, N2 बताओ, ठीक है, O2 बताओ, HCl बताओ, HF बताओ, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है। अब अगर पॉलीएटॉमिक अगर आ जाए तो पॉलीएटॉमिक के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? पॉलीएटॉमिक के लिए पोलैरिटी चेक करनी पड़ती है। उसके लिए सिंपल फंडा है, तरीका है, वो देख लेना है पोलर नॉन पोलर को। देखो मॉलिक्यूल जो होता है ना बच्चों, मॉलिक्यूल दो तरह के हमारे पास हैं। मॉलिक्यूल दो तरह के हमारे पास हैं, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। डायटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी है। डायटॉमिक जो कितने एटम से मिलकर बना हो? 2 एटम से मिलकर बना हो। दो में कौन कौन से हैं? होमोडायटॉमिक और हेटेरोडायटॉमिक। होमोडायटॉमिक जैसे HH और HCl। होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट क्या होगा?
और हेटेरोडायटोमिक का ये, तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। क्यों होगा आप जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद है जिसकी वजह से होगा, चार्जेस क्रिएट होंगे। पोलर एटॉमिक की बात की जाए, दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं पोलर एटॉमिक के अंदर, ठीक है। एक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम, या तो सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या तो नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम। बच्चों दो कंडीशन है, या तो सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या तो नहीं होगा। अगर होगा सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर, सेंट्रल एटम कौन होता है, जो कम होता है किसी भी पोलर एटॉमिक मॉलिक्यूल में। पोलर एटॉमिक मॉलिक्यूल आप जानते हैं ग्रेटर देन 2 एटम, 2 से ज़्यादा एटम जब मिलते हैं तो पोलर एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। और अगर उसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो सूरत में वो क्या है, उसका वो उस सूरत में नॉन पोलर, वो सूरत में पोलर होगा, ठीक है। देखो मिसाल के तौर पे अमोनिया के अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें आएगा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में, वाटर का बनाएंगे तो उसमें आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में। तो इन दोनों में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है सेंट्रल एटम में, यहाँ नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा होगा। स्ट्रक्चर तो नहीं बनाऊँ, ठीक है। तो ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, पोलर हो गया, ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0। अब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ना हो तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ना हो तो सूरत में क्या होगा, इन दैट केस फिर हम क्या करते हैं, फिर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि ये पोलर होगा कि नॉन पोलर। इस केस में हम क्या करते हैं, सिमेट्री चेक कर रहे होते हैं, सिमेट्री चेक करते हैं, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा या तो असिमेट्रिकल हो, दो तरह के मॉलिक्यूल होंगे, या तो वो होगा सिमेट्रिकल या तो वो होगा असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जिसको आप बीच से कट करेंगे तो जो राइट में आएगा वही लेफ्ट में आएगा, दैट विल बी सिमेट्रिकल। और असिमेट्रिकल होगा तो बीच से कट करेंगे, जो राइट में होगा वो लेफ्ट में नहीं होगा, दिस विल बी असिमेट्रिकल। बात समझ में आ रही है। जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर एक सिमेट्रिकल डायग्राम है, सिमेट्रिकल फिगर है, बीच से काटो तो जो राइट में वही लेफ्ट में, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इस तरह की एक डायग्राम बनाता हूँ तो क्या ये सिमेट्रिकल है, मैं जो राइट में है वो लेफ्ट में नहीं आ रहा, तो यह असिमेट्रिकल है। तो मॉलिक्यूल भी ऐसे ही हो सकते हैं। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की बात करें, मीथेन की बात करते हैं बच्चे, CH4, क्या सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, नहीं है मीथेन में। बीच से काटेंगे, जो राइट में वही लेफ्ट में, तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 हो गया। इस सूरत में ये हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसलिए ये नॉन पोलर होता है मीथेन हमारे पास। सेम इसी तरह CCl4 में भी ऐसे ही हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होगा कि नहीं होगा। जब इसमें तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सेंट्रल में तो नहीं है, उसमें तो 0 है, और जब बीच से काटो तो जो राइट में वही लेफ्ट में, तो CCl4 भी नॉन पोलर होता है नेचर में, और डायपोल मोमेंट 0 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, यही होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, बीच से कट करो, जो राइट में वही लेफ्ट में, हो गया सिमेट्रिकल, ठीक है। अच्छा, अब असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स अगर आ जाए तो सूरत में वो हमारे पास फिर डायपोल मोमेंट फिर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जैसे क्लोरोफॉर्म की बात कर लो, CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन, मिथाइल ट्राइक्लोराइड, या फिर क्लोरोफॉर्म बनता है ना, ये मीथेन के सब्स्टिट्यूशन से 3rd स्टेप पे जब Cl2 से रिएक्शन करते हैं, सही है ना, ऐसे ही होता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। जैसे ये हाइड्रोफॉर्म है, इसका हाइड्रोफॉर्म भी होता है, ब्रोमोफॉर्म भी होता है। हाइड्रोफॉर्म पढ़ा है चैप्टर 9, कीटोन, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, CHI3, येलो क्रिस्टल्स, सब पता है भाई, तो लोग मास्टर हो, ठीक है। अच्छा, अब इतना भी पता है तो बहुत है। तो यहाँ पर देखो तो CH3Cl हमारे पास बन रहा है, सॉरी CHCl3 बन रहा है, दिस विल बी क्लोरोफॉर्म। सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं इसको, हमें क्या करना, कट करना पड़ेगा। बीच से मॉलिक्यूल को कट करेंगे तो जो राइट में है वो लेफ्ट में नहीं है, तो सूरत में कैसा मॉलिक्यूल हो गया, ये असिमेट्रिकल हो गया, तो डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0, और ये क्लोरोफॉर्म कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। बात समझ में आ गई जी। बॉन्ड की तवानाई, एनर्जी जितनी भी है केमिस्ट्री के अंदर, उन सब की यूनिट सेम है। पहली बात तो ये किलो जूल पर मोल या
किलो कैलोरी पर मोल CGS में। अब वो चाहे लैटिस एनर्जी हो, बॉन्ड एनर्जी हो, आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, हाइड्रेशन एनर्जी हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन हो, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हो, वर्क डन हो, मतलब इन तमाम चीज़ों की जो यूनिट हम निकाल रहे होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो SI सिस्टम में किलो जूल पर मोल और CGS में किलो कैलोरी पर मोल निकाल रहे होते हैं। तो यूनिट अलग अलग करके याद करने की जरूरत नहीं है, बस इन सब की एक ही यूनिट है जितनी भी एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए होती है, या वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उस वक्त रिलीज होती है जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। बेटा 2 तरह से बता सकते हैं बॉन्ड एनर्जी को। बॉन्ड को टूटने के लिहाज से भी बता सकते हैं, बॉन्ड क्लेवेज के लिहाज से, या बॉन्ड फॉर्मेशन के लिहाज से भी बता सकते हैं। दोनों की वैल्यू सेम आती है। मिसाल के तौर पे जैसे HH है, हाइड्रोजन है, अब H2 का मॉलिक्यूल है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी दे रहे हैं पॉजिटिव में? हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए कितनी? 104 किलो कैलोरी पर मोल हीट एनर्जी हम उसको दे रहे होते हैं, 104 किलो कैलोरी पर मोल। इस हीट एनर्जी पे क्या होता है कि हाइड्रोजन के बीच के एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ये कौन से हाइड्रोजन अलग होता है? कौन से एटॉमिक हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं 2, ठीक है। तो ये 1 मोल हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए, ये बॉन्ड एनर्जी है। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, जैसे HH बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, और जब ये H2 बनेगा तो इसमें क्या होगा? डेल्टा H माइनस का 104 किलो कैलोरी पर मोल होगा, और रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरह से बता सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिहाज से भी और दूसरे लिहाज से भी। लाइट आ गई। अच्छा, तो ये बॉन्ड एनर्जी के बारे में ज़रा, अच्छा फैक्टर्स इसके देख लो। फैक्टर्स क्या हैं इसके? देखो 2 फैक्टर्स हैं यहाँ पर। फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स, वो फैक्टर्स जिस पर जो है बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स, कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है? तो उनमें हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने। पहला है पोलैरिटी या आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। पोलैरिटी आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी या आयनिक कैरेक्टर होगा, और उसको हम डेल्टा EN से भी शो कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वही बात है, वो आयनिक कैरेक्टर ही शो कर रहा होता है। या देखा जाए तो हम उसको डायपोल मोमेंट से भी शो कर सकते हैं, वो भी यही चीज़ है। चाहे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो, पोलैरिटी का हो, डायपोल मोमेंट का हो, आयनिक कैरेक्टर का हो, सब एक ही चीज़ है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के। जितनी ज़्यादा ये होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। जैसे HF ले लिया और HCl ले लिया, अब दोनों में से ज़्यादा पोलैरिटी किसकी है? ज़्यादा पोलैरिटी HF की है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस किसका आएगा? HF का। ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में है? HF में। डायपोल मोमेंट ज़्यादा किसका होगा? HF का होगा। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? HF की होगी, और इसकी कम होगी चूँकि ये सारी चीज़ इसकी कम है। तो ये सिंपल है। अगर आपको 4-5 मॉलिक्यूल दिया जाए तो आप इस तरीके से आप बता सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर के लिहाज से। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जरिए आप बता सकते हैं। ज़्यादातर हाइड्रोजन हाइलाइट्स देते हैं, HF, HCl, HBr, ये दे रहे होते हैं। बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिंक है। मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतनी जो है वो कम बॉन्ड एनर्जी होगी। देखो बॉन्ड लेंथ से मुराद क्या होती है कि जब 2 एटम्स ने बॉन्ड बना लिया, उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। 2 बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है। अब अगर मिसाल के तौर पे बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो उस बॉन्ड को आराम से तोड़ा जा सकता है, कम बॉन्ड एनर्जी होगा, बॉन्ड क्लेवेज हो जाएगा। और बॉन्ड लेंथ कम है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसी वजह से ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है, सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होती है। ट्रिपल ये सिंगल बॉन्ड है, दूर दूर होते हैं। डबल बॉन्ड बनता है तो थोड़े करीब आते हैं, ट्रिपल होता है तो थोड़ा और करीब आ जाते हैं। तो बॉन्ड लेंथ एक तरह से कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। ये वैल्यू याद रख लेंगे। ये हमारे उसमें जो है पंजाब बोर्ड में लिखा होता है कि इथाइन की जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू 120 पिकोमीटर है, इथीन की 133 पिकोमीटर है, और इथेन की जो सिंगल बॉन्ड से बनेगा उसकी 154 पिकोमीटर है। PM मतलब पिकोमीटर। तो ये जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड एनर्जी। 2 फैक्टर समझ में आए। पहला आपके पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा एटम होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। F2Cl2 Br2 I2 सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? F2Cl2 I2 Br2 सबसे ज़्यादा, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के मॉलिक्यूल ले लिया तो उसमें बताने के सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी बता दो। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी?
फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि सबसे छोटा साइज उसका है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम उसका होगा, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा उसकी। और आयोडीन की बात करें, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि बड़ा एटम है ना, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। ये तो आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं लॉजिक से इसके, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, लॉजिक का एग्जाम्पल तो आप 10,000 निकाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। टाइम वेस्ट होगा अगर मैं क्लास में निकालूंगा तो, वो जब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस MCQs की, तभी मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल निकालूंगा। और सर आपको पता है चुन के मुश्किल सवाल निकालता हूँ मैं MCQs के लिए, ताकि आपको लगे कि हाँ वाकई में कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। आसान तो कोई भी कर लेगा। अब मैं यही आपको MCQ सॉल्व करा दूँ कि आयनिक बॉन्ड वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश, तो बोले सर ये क्या MCQs करा रहे, W कोसेल। MCQs होने चाहिए तो थोड़े ट्रिक जो, और MCQs की मदद से भी आपके कॉन्सेप्ट और डेवलप हो जाए। रेड स्पॉट के ही वाहिद MCQs ऐसे होते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बन रहा होता है MCQs से। और जब उसको सॉल्व कर लेते हैं, जब हम MD कैट में आते तो कितना आसान लग रहा होता है, ये तो कुछ भी नहीं है सर। डायरेक्ट MD कैट पे आओ तो मुश्किल लग रहा होता है। तो ये वजह ही होती है ना, मुश्किल चीज़ करने से जो आसान चीज़ होती है वो आपके लिए बेहद आसान हो जाती है। यही तरीका है जो मैं तरीका हर क्लास में ही लगाता हूँ। मॉडर्न थ्योरी, अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, ये तेज़ी में निकालना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा पेपर में, ठीक है, बहुत कम, अगर एक आध MCQs आया नहीं आया कुछ भरोसा नहीं। मॉडर्न थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो था वो ख़त्म हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का। क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, और उसमें ऑर्बिट कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता था। जबकि हमें पता है कि ऑर्बिट कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो चुका, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आ गया। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है ना वो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पर बेस करता है। लेविस कॉन्सेप्ट फेल क्यों हुआ था, बिकॉज वो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बताने में नाकाम हो गया था। क्योंकि आपको पता है लेविस जब हम बनाते हैं ना डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, इससे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं आता, अपने मर्जी से कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, है ना। CH4 में से अमोनिया बनाना है तो अमोनिया बनाने के अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप यूज़ कर लेते हैं। कुछ बच्चे अमोनिया ऐसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डाल के, कुछ बच्चे अमोनिया ऐसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ लगा के, कुछ बच्चे अमोनिया ऐसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ लगा के, कुछ बच्चे अमोनिया ऐसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ लगा के। तो चारों अमोनिया सही है भाई। अब ये नहीं बोलेगा सर यही वाला सही है, सर बुक में तो ऐसे ही बना होता है। चारों सही है, क्योंकि ये लेविस कॉन्सेप्ट है। लेविस कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तभी आया मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसने स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया वो। और उसमें दो मॉडर्न थ्योरीज हैं हमारे पास, VBT MOT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दोनों ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पर बेस करते हैं, ऑर्बिट पर नहीं बेस करते हैं, ऑर्बिटल पर बेस करते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फ़र्क होता है ना। ऑर्बिट तो एक फिक्स यूनिफॉर्म रीजन है सर्कुलर जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, और ऑर्बिटल एक रीजन है, एक एरिया है जहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये चैप्टर 3 जब मैं बताऊंगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी तो 4 कर रहे हैं ना, ठीक है। तो 3 में आज अभी 4 बजे कराना शुरू कर दूंगा गुलशन कैंपस में। अगर किसी को वीडियो चाहिए 9 बजे तक, 3 पहले आएगी, 4 किसकी आएगी, 4 की वीडियो आएगी रात के 9 बजे, 10 बजे जो है वो 3 की वीडियो आ जाएगी कंप्लीट, ठीक है। और एग्जैक्ट मैं डाल लेता हूँ रात तक, ठीक है। 10, 11, 12 ये टाइम है नोटिफिकेशन आने का, इसी टाइम पे आते हैं, ठीक है। हो गया यहाँ तक। तो लेविस स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो गया था स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को बताने में, तभी उसको नहीं कर सके। तो ये तो मैंने बता दिया। VBT MOT दो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है। VBT क्या कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनते, जब ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल, हेंस नो न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड इन द बॉन्डिंग। जब वैलेंस बॉन्ड, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो कोई नया ऑर्बिटल नहीं बनता, बस ओवरलैपिंग हो जाती है। नए ऑर्बिटल की फॉर्मेशन MOT के अंदर होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। VBT कहता है कि कोई नया ऑर्बिटल नहीं बनता, बस दोनों साथ में ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेते हैं। द एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट को उसको छोड़ दो, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो बस यहाँ पर 2 बातें याद रखो। पहली चीज़ कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से, और जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो फिर किसी न्यू ऑर्बिटल की फॉर्मेशन नहीं होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर नया ऑर्बिटल बनेगा, लेकिन वो इस कॉन्सेप्ट में नहीं है। ये VBT पहले आया, फिर MOT आया, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने पेश किया। क्लियर है। VBT में क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनेगा बॉन्ड और कोई नया ऑर्बिटल फॉर्म नहीं करेगा। अच्छा, अब जो ओवरलैपिंग होती है उसको अगर एक्सप्लेन करें, ओवरलैपिंग किसे कहते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब पेनिट्रेट हो जाना, पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनटू ईच अदर इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल जब एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाते हैं, एक दूसरे में सरायत कर जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है। ओवरलैपिंग का रूल होता है जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ओवरलैपिंग की एरिया, जितना ज़्यादा ओवरलैप्ड एरिया होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। अगर एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, पहली चीज़।
दूसरी, ओवरलैप सिर्फ वही ऑर्बिटल्स करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों साथ में ओवरलैप करेंगे तो पेयर्ड हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, जीरो है जिस पे इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है वो भी ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, जो तो पहली फील्ड है। ऐसे ना, हमेशा px1 py1 pz1 जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वही ओवरलैप कर रहा होता है, तो ओवरलैपिंग सिर्फ अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके अंदर, और वो एक और एक दूसरे मिलकर दो कर लेंगे आपस में। ऐसे ही है, तो वो हमारे पास ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट होता है, और जितना ज़्यादा एरिया ऑफ ओवरलैपिंग हुआ उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गई ये बात यहाँ? क्लियर, ठीक है। इंग्लिश लाइन्स मत रटो, लॉजिक्स देखते रहो, जो मैं बता रहा हूँ उर्दू में समझ में आ रही है ना बात, तो दैट्स इट, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ओवरलैपिंग जब हो रही है तो ओवरलैपिंग में दो तरह की ओवरलैपिंग हमारे पास होती है, सिग्मा और पाई। यहाँ आता है सिग्मा पाई का कॉन्सेप्ट पीपीटी में, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। सिग्मा कैसे बनता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, जिसमें एग्जैक्टली एक का हेड दूसरे के हेड में पेनिट्रेट हो जाता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग इसको हम कहते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहा जाता है, सिग्मा इसको सिंबल से शो करते हैं। पाई बॉन्ड में क्या होता है? पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड विद ओवरलैपिंग, जब दो ऑर्बिटल ऐसे हेड टू हेड आके एक का सर दूसरे के सर से आकर मिलेगा ऐसे करके, तो दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। और अगर इस तरह से आकर जुड़ रहे हैं तो फिर दिस विल बी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ऐसे ही बनता है जब दो ऑर्बिटल्स ऐसे जुड़ते हैं, अगर ऐसे जुड़ते हैं तो फिर सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग और ये पैरेलल ओवरलैपिंग, सिग्मा है ये, और इस तरह से आए तो पाई है फिर ये, ठीक है। तो दो तरह की ओवरलैपिंग है। सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसके अंदर ओवरलैपिंग हो रही होती है, पाई वीक होता है बिकॉज उसमें इस तरह चिपकता नहीं, आकर दूर से थोड़ा सा झुक जाते इधर पर। ऐसे ही होता है, याद आ रहा है इथीन का स्ट्रक्चर, इथाइन का स्ट्रक्चर बहुत बनाया, फर्स्ट में भी बनाया, सेकंड में भी बनाया, ठीक है, बहुत याद हो गया होगा फुल पत्ती पूरा ऐसे बनाना है। तो ये तो बेसिक है, अगर आपने सेकेंडरी केमिस्ट्री पढ़ ली तो, और केमिकल बॉन्ड तो बहुत आपने यूज़ किया होता उसको उसमें चैप्टर में अपने सेकेंड। सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, ठीक है, और अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है। अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसे कहते हैं बच्चे? देखो, जैसे ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है डम्बल शेप का। अब ये जो एक्सिस जा रही है ना, ये एक्सिस इसके बीच से जो निकलती है, दिस इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जब ये साथ में जोड़ेंगे तो अलॉन्ग एक ही लाइन पे आएंगे ना, तो पूरा एक्सिस एक ही लाइन पे आ जाएगा, अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। लेकिन पाई बॉन्ड में कुछ और होता है, पता है क्या होता है? वहाँ पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जुड़ते हैं, और ये अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये जो है वो पैरेलल से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो यह अलॉन्ग का वर्ड देख लें, अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जुड़ते हैं। और जब भी सिग्मा बॉन्डिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और पाई में डबल और ट्रिपल बनता है। सिग्मा बॉन्ड कितने तरह के होते हैं? सिग्मा की ओवरलैपिंग कितने तरह की हो सकती है? 3 तरह की, SS, SP, PP। आगे बढ़ाने से पहले बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा इसमें से? PP होगा। और वीकेस्ट कौन सा होगा? SS होगा। कोई बता सकता है PP स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। वेल डन भाई, साथ वेल डन, ग्रेट, ठीक है। और SS में इलेक्ट्रॉन्स की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब इसको समझाता हूँ मैं, आगे स्लाइड्स में आएंगे सारी चीज़ें, अब बोरिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए क्यों है पता पहले से। तो SS ओवरलैपिंग की बात जब हम करें तो SS ओवरलैपिंग में क्या होता है? 2 S ऑर्बिटल साथ में ओवरलैप कर जाते हैं, है ना भाई। एक S ऑर्बिटल दूसरा S ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो गई। अच्छा, ज़रूरी है कि जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। हो गया ओवरलैपिंग, बॉन्ड बन गया, तो ये H2 का मॉलिक्यूल बन गया, सिग्मा बॉन्ड इसको हम कहते हैं। दिस विल बी द सिग्मा बॉन्ड। इस एग्जाम्पल H2 में ऐसे ही होता है ना, हाइड्रोजन H की बात करें तो 1s1 है ना कन्फिग्रेशन इसकी, S पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस हाइड्रोजन की भी 1s1 है, S पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों ने बॉन्डिंग कर ली आपस में, ठीक है। तो S ओवरलैपिंग इसलिए हम इसको कह रहे हैं, एक S ऑर्बिटल दूसरे S ऑर्बिटल से मिल रहा है। H2 इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। आई थिंक H2 के अलावा SS ओवरलैपिंग किसी और में हो ही नहीं सकती। हो सकती है किसी और में? हो सकती है क्या? मतलब SS ओवरलैपिंग H2 के अलावा कोई एग्जाम्पल अगर हम निकाले तो? अच्छा, अगर हम सोडियम हाइड्राइड की बात करें, इसमें हो सकती है? चेक करते हैं। 11 है ना, 1s2 2s2 2p6, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में है, अनपेयर्ड पड़ा हुआ है, अनपेयर्ड अकेला, तो इसके भी तो इसी से जुड़ेगा, तो हो सकती है SS, बट नहीं होगी। कौन बताएगा जवाब? कोई भी आंसर दे दे इसका, क्यों? हाँ, तो फिर तो यस इफ्रा उरूज इज राइट।
बिकॉज यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग हो रही है एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। NH आयनिक हाइड्राइड है ना, तो आयनिक बॉन्ड के अंदर थोड़ी ना ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसलिए सिर्फ H2 ही है जिसके अंदर SS ओवरलैपिंग हो सकती है बस। ये भी वन, आप बोलोगे सर 1s1 तो बाकी सबका भी होता है, S1 आखिर में, लिथियम का भी, सोडियम का भी, पोटेशियम का भी, रुबिडियम का भी, सीजियम का भी, फ्रेंशियम का भी, सबका होता है, उसमें होगा। तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन कोवेलेंट बनाएगा, बाकी सारे के सारे आयनिक बनाएंगे, ऐसे ही होता है, तो इसमें नहीं होगा। ऐसे फंसा रहा था तुम लोगों को, टेंशन नहीं, तुम लोग डर जाते हो बिला वजह। अच्छा, sp ओवरलैपिंग, s p के साथ जुड़ेगा तो sp ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है, मिल गया आपस में, sp ओवरलैपिंग हो गई। दिख रहा है सबको? किस में हो सकता है? HCl में हो सकता है। HF ले लो यार, Cl का टाइम नहीं है, HF जल्दी हो जाएगा। HCl में भी हो सकता है, वैसे HBr HI में भी हो सकता है। एक s ब्लॉक का एलिमेंट, एक p ब्लॉक का एलिमेंट। p ब्लॉक का एलिमेंट बोला लास्ट सेल में p होगा, मतलब p पे एंड होगा जाकर। ये हाइड्रोजन का हो गया 1s1, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p6 कहाँ से 2p5, 2p5, p पर 5 अगर आप निकालोगे तो px py pz 5 1 2 3 4 5 pz से बनाएगा, तो ये pz एक रहा ये इसका, और ये s1 है, तो p और s मिलेंगे आपस में, तो hf जो है वो sp ओवरलैपिंग से जुड़ जाएंगे साथ में। क्लियर है? HCl HBr इन सब में भी यही होगा। और लास्ट सबको पता है pp ओवरलैपिंग। pp ओवरलैपिंग में क्या हो जाएगा बच्चे कि 2 p मिल जाएंगे साथ में, अब F2 मिला दो, ये p z पे एक पड़ा था और p z पे एक पड़ा था, दोनों ने साथ में जुड़ गए तो F2 का बॉन्ड बन गया। समझ में आ रहा है? अब इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट वाली बात बता दूं कि कौन सी, ये हो गया एक बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग हो गई सिंगल कोवेलेंट H2 मिसाल के तौर पे, एक ये हो गई भाई sp, और एक ये हो गई हमारे पास pp ओवरलैपिंग। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बताया था ना, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। पहला, जितना ज़्यादा ओवरलैप एरिया होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा ओवरलैप एरिया में इलेक्ट्रॉन आने की पॉसिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। एस में आप जानते हैं कैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होती है, नॉन डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हर जगह पर बराबर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ईमानदारी के साथ आपने बराबर हर तरफ लगा दिया, मैं कोई इसमें जानेदारी नहीं दिखा रहा, तो करप्शन नहीं कर रहा, मतलब लगभग मतलब हर तरफ बराबर ही लग रहे होंगे, देखा थोड़ा कहीं पे मसला हो रहा हो। कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर, 4-5 आ गए जैसे कि ओवरलैप एरिया में। अब इसमें हम बात करें तो इसमें हम गैर जानेदारी से लगा देते हैं, मतलब यूनिफॉर्म, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, कहीं पर भी हो सकते हैं। और यहाँ p ऑर्बिटल के आप जानते हैं इसके सिर्फ किनारों पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, किनारों पर ज़्यादा, बाकी जगह होते हैं कम होते हैं, थोड़े से होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है किनारों पर, एट द एंड्स ऑफ द लोब्स, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसके मुकाबले में तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगी sp का। अब ये देखो pp, तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट ही होगा, क्योंकि दोनों ऐसे हमारे पास ऑर्बिटल्स आ रहे हैं जिनके किनारों पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो यहाँ तो एक बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी होगी, एक बड़ी तादाद होगी यहाँ पर। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम pp में, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड मीडियम में, और ये वीकेस्ट है, यही चीज़ है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है, इसलिए pp स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, SS वीकेस्ट होता है। F2 और H2 में बॉन्ड तोड़ना, कौन सा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा? F2 और H2, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, F2 का मुश्किल होगा क्योंकि वो इससे बन रहा होगा, H2 इससे बन रहा होगा तो आराम से टूट जाएगा। क्लियर है? कुछ पूछना है? नथिंग। पाई बॉन्ड सबको पता है पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा, ठीक है, एक में इस तरह से पैरेलल ओवरलैप कर जाएंगे, तो पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है या साइड विद ओवरलैपिंग से बनता है, इस तरह जाके। और p ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं पाई बॉन्डिंग में, जो पैरेलल होते हैं अपने पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बन रहा होता है इस तरह से। s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, हमेशा p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं, और डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है पाई बॉन्ड के थ्रू। और पाई बॉन्ड हमेशा उन मॉलिक्यूल में बने होते हैं जो पहले से सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता पाई बॉन्ड, अभी बताया था ना, सिग्मा के बाद ही पाई बनता है। और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बड़ी तादाद में कहाँ होते हैं, जैसे ऊपर, यहाँ ऊपर होंगे और नीचे होंगे ना, और ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन कौन सी जगह होती है ऑर्बिटल में? वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की सलाहियत
इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 0 होती है, वो जगह कहलाता है नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन कहाँ होता है? अब एस ऑर्बिटल में कहाँ होता है नोडल प्लेन? एस में होता ही नहीं है, पी में होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लोब्स, जहाँ पर दो लोब साथ में जुड़ते हैं, दिस इज द नोडल प्लेन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो नहीं हो सकते, तो सारे इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर होंगे या तो नीचे होंगे। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बोथ अबव एंड बिलो द, हमारे पास कैसे कि वो जो नोडल प्लेन है वहाँ पर आपके पास आ रहा होता है। बेंजीन में भी ऐसे ही होता है। बेंजीन में याद है, बेंजीन में जो पी ऑर्बिटल्स जो पाई बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा होता है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट हो रहे होते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड्स हो रहे होते हैं ना, तो वो परपेंडिकुलर होता है, इसकी वजह से वो स्टेबिलिटी आती है, रेजोनेंस, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। बड़ा पड़ा होगा सेकेंडरी में, उसको दिमाग ख़राब हो गया था पढ़ के। बात समझ में आ रही है? पाई बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड से किस तरह अलग है पाई बॉन्ड, कुछ चीज़ें डिफरेंस की सूरत में भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा, सिग्मा पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ बेटा बता चुका हूँ भाई। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक होगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और सिग्मा बॉन्ड के अंदर भी पीपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एसपी से एसपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एसएस से, और एसएस से ज़्यादा वीक कौन सा होगा? पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड जो होता है ना, वो एसएस के सिग्मा से भी वीक होता है, सबसे वीक है। पाई बॉन्ड का सिग्मा से मुकाबले ही कोई नहीं। और जब हम सिग्मा में आएंगे, चूँकि पाई बॉन्ड में क्या होता है, हेड, सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, बट पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है पैरेलल। ओवरलैपिंग से मुराद वो बस दूर से अट्रैक्शन में होता है, वो अंदर उसमें पेनिट्रेशन होती नहीं है, इस वजह से वो वीकेस्ट है। एसएस के सिग्मा से भी वीकेस्ट है जो पाई बॉन्ड बनता है, मतलब सिग्मा से मुकाबले ही कोई नहीं है, किसी भी सिग्मा से कोई मुकाबला नहीं है उसका, पाई बॉन्ड का, ठीक है। तो ये चीज़ पता है आपको, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये अब वो चीज़ बता चुका हूँ, डिफरेंस की सूरत में भी आ गया, ताकि बिल्कुल सामने डिफरेंस आ जाए। प्रोजेक्टर में तो लिखना होता नहीं है बच्चे, तो टेंशन नहीं है, बस स्लाइड दबाना होता है। अब ये कि चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं, उसको देख लो, फ़ायदा होता है ना, अलग अलग तरह से मैं एक ही चीज़ आपको बता रहा होता हूँ, कभी डायग्राम से, कभी लिख कर, कभी डिफरेंस से, कभी चार्ट बना के, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। भाई सिग्मा बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, जिसको एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। एक ही बात है, हेड टू हेड कह लो कि एंड टू एंड कह लो। टेल से मिल रहा है दुम, मतलब अब हेड और टेल आप कैसे बताओगे, इसका हेड क्या है, टेल क्या है? किसी को भी हेड बोल दो, किसी को भी टेल कह दो। हेड से मिल रहा है, टेल से मिल रहा है, एंड से मिल रहा है, बात तो एक ही, किनारे से मिल रहा है। तो एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि ये कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से या पैरेलल ओवरलैपिंग से। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग बनता है ये, और ये पैरेलल बनता है, परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, पैरेलल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लार्ज होता है और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, वहाँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है, चूँकि ओवरलैपिंग होती ही नहीं है, इसलिए वो वीक होता है। ऐसा ही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट द, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अभी नहीं बताया नहीं, इसको छोड़ दो फिलहाल। पांचवा देख लो, देयर इज फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड एंड नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। ये चैप्टर सेकेंड ईयर, चैप्टर 7, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो फ्री रोटेशन होता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनती। बताया था ना, सिग्मा बॉन्ड बना, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। अल्केन्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, इथेन के अंदर, प्रोपेन के अंदर। पाई बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बना ना भी, ये पहला सिग्मा हो गया और ये रहा पाई बॉन्ड हो गया। जब पाई बॉन्ड बना, अब घूम सकता है, फ्री रोटेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यूँ घूमेगा या तो यूँ घूमेगा। तो अगर आप ऐसे कर दोगे तो बन जाएगा ट्रांस, ऐसे कर दोगे तो बन जाएगा सेस। तो ये क्या मतलब है कि सिग्मा में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होंगे, पाई में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। इसके लिए सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। द बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट अलोन, अकेले रह सकता है ये बॉन्ड, ये अकेले नहीं रह सकता, बड़ा डरपोक है, इसको हमेशा सिग्मा के साथ ही रहता है। अकेले पाई नहीं बनता, सिग्मा के साथ ही पाई बनता है। कभी अकेले देखा है पाई बॉन्ड बना हुआ किसी भी मॉलिक्यूल में? सिग्मा के साथ ही बना हुआ देखा हो, लेकिन अकेले सिग्मा बहुत देखा होगा, अकेले पाई नहीं बनता कभी भी। एस और पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड के, जबकि यहाँ पर सिर्फ पी ऑर्बिटल जो है वो होता है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में। सिग्मा एस और पी दोनों बना सकता है, लेकिन पाई सिर्फ पी ऑर्बिटल बनाता है। डिफरेंस समझ में आया? एक पॉइंट छोड़ दो, बाकी सारे पॉइंट समझ में आ गए? क्लियर है? ठीक है। यहाँ वीबीटी समझ में आया? वीबीटी में ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट देना था मुझे कि ओवरलैपिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग किस तरह से करते हैं। क्या तक बात समझ आ रही है? ठीक है। MOT दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। ये VBT के बाद आया है। साइंटिस्ट का नाम छोड़ दो, क्या था, किसने दिया था, फिर साइंटिस्ट का नाम पूछते नहीं कभी भी आपसे, ठीक है, एप्टीट्यूड में। वेयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ क्या कहते हैं, MOT क्या कहता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो फिर
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। उसमें क्या था, VBT में कोई नया ऑर्बिटल नहीं बनता, इसमें कोई नया ऑर्बिटल बनेगा। पॉलीसेंट्री का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, काम नहीं है इसका। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जीज देन एटॉमिक ऑर्बिटल, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट होती है। और दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। इसको मैं समझा देता हूँ अभी, शायद आगे डायग्राम आए तो उसमें होगा, ठीक है, समझा देता हूँ उसको। नहीं, LCAO आ गया। अच्छा इसको यही समझा देता हूँ, छोड़ो इधर ही पे। भाई दो हाइड्रोजन है, मिसाल के तौर पर उसको जोड़ना है। एक हाइड्रोजन ये रहा हमारे पास, दिस इज वन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के पास, एंड दिस इज द सेकंड हाइड्रोजन। ये दूसरा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब ये दोनों H साथ में जुड़ेंगे तो ये MOT डायग्राम, ये जो मैं कहता हूँ MOT एनर्जी डायग्राम या MOT डायग्राम कहलाती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एनर्जी डायग्राम है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ कम एनर्जी, यहाँ ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पर 10 है, इस पॉइंट पर 20, इस पॉइंट पर 30, कुछ भी लगा दो 100 जूल में। अब दोनों हाइड्रोजन के एटम साथ में मिलें, जैसे ही मिलेंगे दो नए ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे। MOT ये कहता है, एक हमारे पास नीचे होगा, एक हमारे पास ऊपर होगा। एक कम एनर्जी वाला, एक ज़्यादा एनर्जी वाला। कम एनर्जी वाला BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ज़्यादा एनर्जी वाला ABMO, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। क्या समझ रहे हो? अब यहाँ पर जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जुड़ने से, तो क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लगाने, दो इलेक्ट्रॉन लगाने, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये हमारे पास एनर्जी डायग्राम बन गए। इसमें बहुत सारी चीज़ें समय काम की हैं, आगे भी आएंगे, यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ तुम्हें, आगे स्लाइड में आएंगे तो वहाँ दोबारा बता दूँगा। ABMO में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मॉलिक्यूल पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, मॉलिक्यूल पॉसिबल हो सकता है। अगर ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर ये फुल फिल्ड हो जाए तो क्या होगा फिर मॉलिक्यूल, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ABMO फुल फिल हो जाए तो उस सूरत में मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं होता। एंटी बॉन्डिंग ये होता है बॉन्ड तोड़ने के लिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बॉन्ड तोड़ देता है। अगर बॉन्डिंग भी फुल फिल हो जाए, एंटी बॉन्डिंग भी फिल हो जाए तो बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड नहीं बनता है। These are yes, these two are atomic orbital, and जो बीच में बना है these are molecular orbitals। ऑर्बिटल्स बोला, क्यों बोला? चूँकि दो हैं, बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। अच्छा, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नीचे से ऊपर, आपको पता है ऑफ बो प्रिंसिपल के लिहाज से, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो पहले लो एनर्जी वाले को फिल कर दिए, पहले इसको फिल कर दिया BMO को, फिर ABMO को फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना था, BMO में दोनों फिल हो गया। ABMO में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं आया, फुल फिल्ड नहीं हुआ तो मॉलिक्यूल पॉसिबल है, और अगर फुल फिल्ड हो जाए तो मॉलिक्यूल इम्पॉसिबल है। MOT जैसे कि आप बताता है MOT के अंदर के HE हीलियम, H2 का मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं होता, हीलियम का मॉलिक्यूल इम्पॉसिबल है। कैसे इम्पॉसिबल है? देखो हीलियम, देखो करके दिखा रहा हूँ। हीलियम 1s2 होता है ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के पास, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ लग गया और 2 यहाँ लग गया। ABMO फुल फिल्ड हो गया, बॉन्ड ब्रेक, इसलिए बॉन्ड पॉसिबल नहीं है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के लिए, इसलिए हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बनाता कभी भी। ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन देता है डिटेल में जाके आपको कि नोबल गैसेज रिएक्ट क्यों नहीं करते, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग फुल फिल हो जाता है, बॉन्ड टूट जाता है उसके अंदर, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग फुल फिल नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरह से MOT हमें ये चीज़ बताती है। MOT फिर से पढ़ रहा हूँ, ये बताता है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे, उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे। एक होगा BMO, एक होगा ABMO। BMO की लेस एनर्जी, ABMO की मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी। BMO, अच्छा ABMO अगर फुल फिल्ड हो जाएगा तो फिर मॉलिक्यूल की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। ABMO जब भी फुल फिल्ड होगा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा।